बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस लेक्चर के पिछले हिस्से में जो पहला हिस्सा था, इसमें हमने जो ईयर है, जो ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, इसके बारे में, इसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, या किस तरह हम जो आवाज़ बाहर की तरफ से आती है, इसको मुख्तलिफ आवाज़ों को हम किस तरह डिटेक्ट करते हैं, किस तरह सुनते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक सवाल कि हाउ साउंड अफेक्ट द ईयर, यानी किस तरह आवाज कान पे असरअंदाज होता है, एक क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन ये, हाउ इट प्रोवाइड्स एक्शन पोटेंशियल, यानी जब आवाज की जो वाइब्रेशन है, जो लहरें है, जो वेव्स है, वो जब हमारी कान के साथ टच कर जाते हैं, तो इससे किस तरह एक्शन पोटेंशियल, ये वाइब्रेशन किस तरह एक्शन पोटेंशियल में तब्दील होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ मिडल ईयर, हमने यहाँ जो आउटर ईयर है इसके बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि आउटर ईयर से जो आउटर ईयर का फंक्शन है वो सिर्फ यही है कि वो वाइब्रेशंस को, या वो जो वेव्स है, आवाज़ की, साउंड की जो वेव है, वो डायरेक्ट करते हैं मिडल ईयर की तरफ। और मिडल ईयर का पहला जो हिस्सा है वो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है, जो ईयर ड्रम है वो है। तो जो सबसे अहम काम है वो मिडल ईयर सर अंजाम देता है। तो इसीलिए वी कंसिडर मिडल ईयर एज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ मिडल ईयर की कंट्रीब्यूशन किया है, तो जो साउंड वेव्स है, साउंड वेव्स ये ऑडिटरी कैनाल की तरफ आते हैं। ऑडिटरी कैनाल जो आउटर ईयर का हिस्सा है, और ये इनर ईयर की तरफ जाता है, और इनर ईयर से फिर ये नर्व सिग्नल में तब्दील होता है। ये एक समराइज्ड जर्नी है, और डिटेल में जो जर्नी है वो इससे अलहदा है। जो ऑडिटरी ऑसिकल्स है, यानी जो 3 टाइप्स ऑफ ऑसिकल्स है, जो मेलियस है, जो एनकस है, और जो स्टेपिस है, ये 3 किस्म के ऑसिकल्स। इट हैज़ नो मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल कोई भी एडवांटेज नहीं है इसका, और नो एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड, इसके अलावा ये साउंड को एम्प्लीफाई भी नहीं करता। तो व्हाई डज देन दीज 3 ऑसिकल्स एग्जिस्ट? तो इसकी बुनियादी वजह है, फॉर एग्जाम्पल जो ईयर ड्रम है, इसकी जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ द ईयर ड्रम, इट इज 18 टाइम्स ग्रेटर देन द सरफेस एरिया, द एरिया ऑफ द ओवल विंडो। यानी जो ईयर ड्रम है ये ओवल विंडो से 18 गुना बड़ा है। ये तस्वीर में, ड्राइंग में, स्ट्रक्चर में हम डिटेल से दोनों ही पढ़ेंगे। नाउ so concentrating 18 times greater energy on 1/18 create greater force, यानी 1/18वीं हिस्से पे 18 गुना ज्यादा हिस्से का जो एनर्जी है, जो वहां पे रिसीव होती है ईयर ड्रम पे, वो कंसंट्रेट करना, वो बहुत ज्यादा जो एनर्जेटिक होती है और ग्रेटर फोर्स पैदा करता है। इसके अलावा जो इट लेसन्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू ईयर, इनर ईयर, ये जो ऑडिटरी ऑसिकल्स है, ये इस जो एनर्जी बाहर की तरफ से साउंड वेव्स की फॉर्म में आती है उसको लेसन करती है, कम करती है इनर ईयर की तरफ। तो जो ऑसिकल्स है, और ऑसिकल के साथ जो मसल्स है, फॉर एग्जांपल 3 ऑसिकल्स है, मेलस, एनकस एंड स्टेपिस, और जो मसल्स है स्टेपेडियस है वगैरह, तो वो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है। असल में इसका काम प्रोटेक्शन है, यानी जो साउंड वेव्स जो ग्रेटर एनर्जी के साथ आते हैं, इस ग्रेटर एनर्जी को स्प्रिंग के जरिए, स्प्रिंग का काम सरअंजाम देता है, स्प्रिंग के जरिए इसको कम करना, ये इसका काम है। नाउ अगर साउंड जो है, अगर जो वॉइस है, जो साउंड है, वो लाउड हो, लाउड नॉइज हो, शोर हो, तो टेंसर टेम्पेनी पुल्स ईयर ड्रम इनवर्ड। टेंसर टेम्पेरी ईयर ड्रम को इनवर्ड की तरफ पुश करता है, और These tenses it stapedius reduce moment of stapes. Now stapedius जो मसल है वो stapes के साथ अटैच होता है, और वो इसके मसल को, इसके मोमेंट को कंट्रोल करता है, कम करता है। ये टेंसर टेम्पेनी का ईयर ड्रम को पुल करना, खींचना, और जो स्टेपेडियस का जो फंक्शन है इस मोमेंट को रिड्यूस करना, ये इस फिनोमेना को टेम्पेनिक रिफ्लेक्स कहा जाता है। टेम्पेनिक रिफ्लेक्स।
और टिम्पेनिक रिफ्लेक्स में म्यूट साउंड वाइब्रेशन टू प्रोटेक्ट ईयर फ्रॉम लाउडर साउंड, यानी जो साउंड वाइब्रेशन है इसको कम किया जाता है ताकि ईयर को प्रोटेक्ट किया जा सके। नाउ हैज अ लेटेंसी ऑफ 40 मिलीसेकंड, जो इसकी जो लेटेंसी पीरियड है वो 40 मिलीसेकंड है, बहुत ज़्यादा कम है, और इट इज़ नॉट इनफ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सडन आर्टिफिशियल साउंड, और ये इस काबिल नहीं कि ये सडन जो साउंड है, आर्टिफिशियल साउंड है, नॉइज़ है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री साउंड है, फैक्ट्रीज में जो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो इस काबिल नहीं कि उसको म्यूट किया जा सके, तो ये बहुत ज़्यादा अहम है। नाउ इरिवर्सिबल डैमेज हियर सेल्स, अगर ये आवाज़ तेज़ हो तो ये जो हियर सेल्स है कॉक्लिया में उसको डैमेज करते हैं, और फ्रैक्चर स्टीरियोसीलिया, जो स्टीरियोसीलिया है उसको भी फ्रैक्चर किया जाता है। नाउ इस फ्रैक्शन की वजह से मिडल ईयर कोऑर्डिनेट स्पीच, मिडल ईयर स्पीच को कोऑर्डिनेट करता है, इसके अलावा हियरिंग को कोऑर्डिनेट करता है, और अगर ये इस तरह न कर सके तो मे आवर ओन स्पीच डैमेज अस, तो हमारे अपनी आवाज़ जो हम बातें करते हैं ये हमको डैमेज कर सकते हैं। नाउ इसके अलावा जो मेन स्ट्रक्चर है, जो मेन स्ट्रक्चर जो मॉडल है, इस मॉडल में हम पूरी इनर ईयर को, आउटर ईयर को और मिडल ईयर को जूम करते हैं ताकि पता चल सके कि किस तरह साउंड वेव्स इसको मुतासिर करते हैं और किस तरह आवाज पैदा होता है। नाउ ये 3 पार्ट है, 3 पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फ्रॉम हियर टू हियर, इट इज द आउटर ईयर, फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट दिस इज द मिडल ईयर, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड टू दिस पॉइंट दिस इज द इनर ईयर। ये 3 पार्ट्स ऑफ द ईयर्स है। नाउ यहां पे वेव्स प्रोड्यूस होते हैं, साउंड वेव्स ऑडिटरी कैनाल के जरिए आउटर ईयर में एंटर होते हैं। ये साउंड वेव्स यहाँ पे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जो है, ईयर ड्रम है, इसे टेम्पेनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है, इसको टच करते हैं, और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को टच करने के बाद ये वेव्स की फॉर्म में यहां तक आते हैं। नाउ जो मिडल ईयर है इसमें 3 बोन्स है, दिस वन इज द मेलस, this is the incus and this is the stapes। so ये तीनों किस्म, ये जो स्टेपिस है ये ओवल विंडो के साथ अटैच होता है। तो जो बाहर की ईयर ड्रम है तो ईयर ड्रम इतना है, ये ईयर ड्रम है, और इसके मुकाबले में जो इनर ईयर के साथ जो ओवल विंडो होता है तो वो इतनी साइज की। तो ईयर ड्रम हमने पहले पढ़ा कि जो ईयर ड्रम है इसकी जो एरिया है वो 18 टाइम ग्रेटर देन दी ओवल विंडो होता है। नाउ जो मिडिल ईयर है यहाँ पे ये ऑडिटरी ट्यूब की तरफ जाता है ये रास्ता, और यहाँ पे ओवल विंडो के साथ यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है, और बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर की वजह से फिर ये जो सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है इसको बाहर की तरफ दिखा देता है। तो ये एक साइकिल होता है जो पूरा होता है, और साइकिल रिवर्स, फिर रिवर्स की तरफ आ जाता है। नाउ ईच मोमेंट ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन मूव्स ऑसिकल्स इनवर्ड। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की ईच मोमेंट, हर एक मोमेंट इस ऑसिकल्स को इनवर्ड की तरफ मूव करता है। स्टेपिस पुशेस ऑन द पेरिलिम्ब एंड द स्केला वेस्टिबुलाई, ये स्केला वेस्टिबुलाई है, यहाँ पे स्टेपिस पुश करता है इसे दिखा देता है। यहाँ पे जो लिम्फ मौजूद होता है, जो फ्लूइड मौजूद होता है, इसे पेरिलिम्ब कहा जाता है। और पेरिलिम्ब कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, पेरिलिम्ब एक ऐसा फ्लूइड है जिसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। हालांकि ये एक फ्लूइड है लेकिन इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, और ये फ्लोज अवे फ्रॉम दी स्टेपिस फूड फ्लेट, जो स्टेपिस का जो आखिरी किनारा है। फॉर एग्जांपल अगर इस तस्वीर को ले तो स्टेपिस, यहाँ पे स्टेपिस होता है, स्टेपिस के आखिरी किनारे की जो जहाँ पे ये अटैच होता है ओवल विंडो के साथ, तो इसे फूड प्लेट ऑफ द स्टेपिस कहा जाता है। तो ये फूड प्लेट ऑफ द स्टेपिस से कि उलट साइड पे चला जाता है। नाउ दिस फ्लूइड प्रेशर इन स्केला वेस्टिबुलाई पुशेस डाउन द वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, ये स्केला वेस्टिबुलाई में जो
मेम्ब्रेन होता है, वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन, इसको नीचे की तरफ डाउन साइड इसको पुश करता है और दिस पुशेस एंडोलेम इन द कॉक्लियर डक्ट। यहाँ पे कॉक्लियर डक्ट में एंडोलेम होता है और इसी एंडोलेम को वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन पुश करता है डाउन की तरफ। एंडोलेम पुशेस ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन, यहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन है तो इस बेसिलर मेम्ब्रेन पे एंडोलेम इसी पुश करता है नीचे की तरफ और जो बेसिलर मेम्ब्रेन है ये पुशेस ऑन दी पेरिलेम्प, तो ये पेरिलेम्प को दोबारा पुश करता है। फाइनली सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बल्जेस आउट, फिर ये सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन ये बाहर की तरफ बल्ज आउट होता है, बाहर की तरफ निकलता है। नाउ दिस सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बल्जेस आउट टू रिलीव प्रेशर, तो इसी प्रेशर को दोबारा रिलीव करने के लिए, इसी कम करने के लिए ये बाहर की तरफ निकलता है। दिस ऑल प्रोसेस हैपेंस इन अ साइकिल। नाउ जो ये प्रोसेस है ये पूरा प्रोसेस साइक्लिक फॉर्म में होता है। ये इस तरह स्टेपीज गोज, ये जो स्टेपीज है इट गोज इन आउट इन, इस तरह स्टेपीज के बाद जो सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है ये आउट इन आउट, यानी जो स्टेपीज है वो हो इन तो सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन आउट, फिर वो हो आउट तो ये इन और फिर वो हो इन तो ये फिर आउट। इस तरह जो बेसिलर मेम्ब्रेन है यहाँ पे ये बेसिलर मेम्ब्रेन डाउन अप डाउन, यानी ये भी साइक्लिक फॉर्म में हरकत करता है, डाउन अप और फिर डाउन। नाउ इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन आकर्स, तो ये तो सारा किस्सा हाउ साउंड अफेक्ट ईयर, ये इसका जवाब था हाउ साउंड अफेक्ट ईयर। तो साउंड किस तरह ईयर को अफेक्ट करता है, आउटर ईयर से जो साउंड वेव्स है वो हो इनर ईयर में केमिकल्स की तरफ, केमिकल्स में चेंज हो जाते हैं। तो यही हाउ साउंड अफेक्ट ईयर का जवाब था। नाउ हाउ इलेक्ट्रिकल excitation is produced or how electrical excitation occurs, तो tips of hair cells baths in high K plus potassium, तो जो हेयर सेल्स है काकलिया में, काकलिया की जो हेयर सेल्स है उसमें पोटाशियम जो पोटाशियम आयंस है K प्लस वो इसमें बात होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं और K प्लस इज सिक्रेटेड इनटू एंडोलेम बाय सेल्स अराउंड सर्कम्फेरेंस ऑफ कॉक्लियर डक्ट, जो कॉक्लियर डक्ट के अराउंड कॉक्लियर डक्ट इसके चारों तरफ K प्लस इज सिक्रेटेड इनटू एंडोलेम बाय दीज सेल्स। नाउ वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन रिटेन इन एट एंड डक्ट, जो वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन है ये K प्लस आयंस को इस डक्ट में कॉक्लियर डक्ट में रिटेन करते हैं, ये इसकी जिम्मेदारी है। नाउ एंडोलेम जो है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ +80 मिलीवोल्ट है, यानी एंडोलैम्प में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो +80 मिलीवोल्ट है और इंटीरियर ऑफ जो हेयर सेल्स है, जो हेयर सेल्स का इंटीरियर साइड है वहां पे -40 मिलीवोल्ट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मौजूद है और इट इज एक्सेप्शनली स्ट्रांग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। यहाँ पे जो ग्रेडियंट है, जो डिफरेंस है केमिकल्स का वो एक्सेप्शनली स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यानी +80 का और -40 का तो बहुत ज्यादा फर्क है। नाउ ऑन इनर हेयर सेल्स, जो इनर हेयर सेल्स है जो हमने एनाटॉमी में पढ़े थे, इनर हेयर सेल्स वहां पे ईच स्टीरियोसीलियम हैज अ सिंगल ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इट्स हर एक स्टीरियोसीलियम में, ईच स्टीरियोसीलियम यानी हर एक स्टीरियोसीलियम में वहां पे एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जिसे टिप लिंक प्रोटीन कहा जाता है, और ये टिप लिंक प्रोटीन टिप ऑफ वन स्टीरियोसीलियम से, ये एक स्टीरियोसीलियम है, टिप ऑफ वन स्टीरियोसीलियम से टिप ऑफ दूसरे स्टीरियोसीलियम, जो दूसरा स्टीरियोसीलियम है उसकी टिप तक एक्सटेंड होता है और यही एक्सटेंशन यहाँ पे ये एक हेयर सेल है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है, और जो हर एक अगला स्टीरियोसीलियम पिछली स्टीरियोसीलियम से साइज में हायर होता है, लंबा होता है, तो ये टिप लिंक यहाँ पे मौजूद है। ये जो एरिया है यहाँ पे ये सरफेस ऑफ हेयर सेल्स है, ये हेयर सेल की सरफेस है और ये सरफेस यहाँ पे जो टिप है इस टिप से K प्लस चैनल, ये टिप जो है ये K प्लस चैनल के लिए है और आयन गेटेड चैनल है प्रोटीन का है, और एक
स्टीरियोसीलियम के टिप से लेकर दूसरे स्टीरियोसीलियम के टिप तक ये टिप लिंक प्रोटीन के जरिए कनेक्टेड होता है। नाउ जो कॉक्लियर हेयर सेल स्टिमुलेशन है, यहां तक तो टिप लिंक के बारे में हमने पढ़ा और इनर हेयर सेल्स के बारे में, जहां पे स्टीरियोसीलियम के टिप पे टिप लिंक प्रोटीन होता है। तो कॉक्लियर हेयर सेल स्टिमुलेशन किस तरह होता है? तो नेक्स्ट स्टेप इज मूवमेंट ऑफ कॉक्लियर हेयर सेल्स। जो कॉक्लियर हेयर सेल्स है, इसकी मूवमेंट ये नेक्स्ट स्टेप है। उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पैदा करने के लिए। रिलेटिव टू स्टेशनरी सेल्स नियर बाय, जो नियर बाय सेल्स होते हैं वहां पे ये स्टेशनरी होता है, यानी जो कॉक्लियर हेयर सेल्स है ये नियर बाय सेल्स के मुकाबले में रिलेटिवली ये स्टेशनरी होते हैं, हरकत नहीं कर सकते। हाउ मूवमेंट ऑफ ईयर फ्लूइड एंड बेसल मेम्ब्रेन मूव हेयर सेल्स। नाउ मोमेंट ऑफ जो इनर ईयर सेल्स है, फ्लूइड है, और फ्लूइड के अलावा जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये किस तरह स्टेशनरी सेल्स को, जो रिलेटिवली स्टेशनरी है कॉक्लियर सेल्स हेयर सेल्स, इसको किस तरह हरकत देते हैं। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइरल ऑर्गन। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ये स्पाइरल ऑर्गन का स्ट्रक्चर है। ये एंकर टू कोर ऑफ कॉक्लिया, ये कॉक्लिया के कोर पे एंटर होता है, एंकर्ड होता है, और रिमेन समवॉट स्टिल, ये समवॉट कुछ न कुछ ये स्टिल होता है, यानी हरकत नहीं करता। और ईच टाइम बेसिलर मेम्ब्रेन राइजेस अप टूवर्ड द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये जब राइज होता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की तरफ, तो स्टीरियोसीलिया पुशेस अगेंस्ट दैट मेम्ब्रेन, स्टीरियोसीलिया इस मेम्ब्रेन से कि पुश होता है टेल टूवर्ड टालेस्टोन, और जो टालेस्टोन है यानी एक दूसरे से टालेस्ट जो सीढ़ियों की तरह होते हैं, ये टेल्ट इसी की तरफ झुकाव रखते हैं। नाउ ईच स्टीरियोसीलियम बेंड्स ओवर, ये हर एक स्टीरियोसीलियम इसके ऊपर बेंड्स होता है, और इट पुल्स ऑन टिप लिंक, ये टिप लिंक के ऊपर यानी इसको पुल करता है, इसे खींचता है, जो कनेक्टेड टू नेक्स्ट स्टीरियोसीलियम, और जो टिप लिंक है वो नेक्स्ट स्टीरियोसीलियम के साथ कनेक्टेड होता है। पुल्स चैनल ओपन, ये चैनल को ओपन रखता है, ओपन करता है, और अलाउ आयंस टू फ्लो फ्लड एंट्रोसिल, और ये फ्लड एंट्रोसिल यानी सैलाब की तरह, सैलाब की पानी की तरह ये सिल के अंदर चले जाते हैं। नाउ चैनल इज नॉन सेलेक्टिव, ये जो चैनल है ये न पोटाशियम के लिए न दूसरे आयन के लिए, ये नॉन सेलेक्टिव है, ये सेलेक्टिव नहीं है। लेकिन चूंकि इसके इर्द गिर्द K+ आयंस बहुत ज्यादा होते हैं, तो सिर्फ K+ आयंस बहुत ज्यादा होने की वजह से वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, ये सेल को डीपोलराइज कर देते हैं, और डीपोलराइजेशन के बाद बेसिलर मेम्ब्रेन ड्रॉप किया जाता है, ड्रॉप होता है, नीचे की तरफ आता है, और चैनल क्लोज हो जाता है और हाइपर पोलराइज होता है। तो ये हाइपर पोलराइजेशन के बाद यहां तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पैदा हुआ। Is hyperpolarized, so during each depolarization the hair cell releases neurotransmitters. There are neurotransmitters, there are chemicals which are called neurotransmitters. These are released by the hair cells from its base. जो hair cells है उसके बेस से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, और यही न्यूरोट्रांसमीटर्स ये सेंसरी डेंड्राइट्स को एक्साइट करते हैं, और जब सेंसरी डेंड्राइट्स एक्साइट हो जाते हैं तो ईच डीपोलराइजेशन क्रिएट्स एक्शन पोटेंशियल। सो नाउ एक्शन पोटेंशियल इज क्रिएटेड बाय ईच डीपोलराइजेशन when the neurotransmitters are released by the base of each hair cell. Now this action potential is created in the cochlear nerve. So जो अगर हम जनरली देखें, जनरली जो बाहर से वाइब्रेशन की फॉर्म में आवाज आता है, तो ये वेव्स होते हैं, वह वेव्स ईयर ड्रम को पुश करते हैं, और इसी ईयर ड्रम को पुश करने के बाद यही ईयर ड्रम जो उनके ऑसिकल्स के साथ टच होता है, उसके साथ जुड़ा होता है, तो वह भी मूव होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। नाउ दिस फॉरवर्ड डायरेक्शन मोमेंट ऑफ द फॉरवर्ड ऑसिकल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रेशराइजेस द पेरिलिम्ब इन द स्केला वेस्टिबुलाई। स्केला वेस्टिबुलाई में जो पेरिलिम्ब है उस पर प्रेशर डालता है, वो बह जाता है, और जब वो बह जाता है तो इट पुशेस बेसिलर मेम्ब्रेन डाउन, एंड ऑल दिस हैपन बैक इन डायरेक्शन ऑफ ईयर ड्रम। सो जहां तक पुशेस
जो बेसिलर मेम्ब्रेन पुश हो जाता है तो बेसिलर मेम्ब्रेन डाउन की तरफ होता है और इसके बाद जो मोमेंट है वो मोमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में दोबारा आता है और इस तरह एक साइकिल पूरा होता है। नाउ जो बेसिलर मेम्ब्रेन है ये मूव्स अप एंड सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स इनवर्ड, ये अपवर्ड की तरफ मूव करता है और जो सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो इनवर्ड की तरफ वाइब्रेशन करता है। सो ईच अपवर्ड मोमेंट ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन पुशेस इनर हेयर सेल्स क्लोजर टू द स्टेशनरी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है और जो स्टेशनरी है तो वो IHCs जो इनर हेयर सेल्स है वो स्टेशनरी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की तरफ हरकत करते हैं, मूवमेंट करते हैं। नाउ जो स्टीरियोसीलिया है वो स्टीरियोसीलिया इज पुश टू बेंड डाउन टुवर्ड टालेस्टोन। जो टालेस्टोन है टालेस्टोन की तरफ, लोवेस्ट वन से टालेस्टोन की तरफ ये स्टीरियोसीलिया मूवमेंट करता है और इसी तरह आयन चैनल ओपन हो जाता है। नाउ जो K+ है, जो पोटाशियम आयंस है वो हेयर सेल्स में इनवर्ड की तरफ फ्लडिंग करते हैं, सैलाब की तरह इनवर्ड जाते हैं, इनसाइड जाते हैं और इसी तरह डीपोलराइजेशन हो जाता है। नाउ जो हेयर सेल्स है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, जो हमने अभी ही पढ़ा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, ये कॉक्लियर नर्व को एक्साइट करते हैं और यही कॉक्लियर नर्व फिर ब्रेन तक जाता है। नाउ जो सेंसरी नर्व फाइबर्स है, जो सेंसरी नर्व फाइबर्स है एट द बेस ऑफ हेयर सेल्स, हेयर सेल्स की बेस पे सेंसरी नर्व फाइबर्स है, वो सेंसरी नर्व फाइबर्स इकट्ठे होकर स्पाइरल गेंगलियान बनाता है और यही स्पाइरल गेंगलियान फिर कॉक्लियर नर्व में के साथ मिल जाती है। जो कॉक्लियर नर्व है वो किसी पासले पे वेस्टिबुलर नर्व के साथ मिल जाता है और इन दोनों को वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व कहा जाता है। नाउ वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व जो है वो हो कॉक्लियर नर्व से और वेस्टिब्यूलर नर्व से। कॉक्लियर नर्व यानी जो हियरिंग है और जो वेस्टिब्यूलर नर्व है जिसका काम दिमाग तक, ब्रेन तक जो इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी है वो पहुंचाना होता है, वो कंट्रोल करना होता है। ये दोनों क्रेनियल नर्व 8 कहलाते हैं। जो क्रेनियल नर्व्स है उनमें से 8वां जो नर्व है वो वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व कहलाता है। नाउ जो कॉक्लियर न्यूक्लियाई है एट द बोथ साइड्स ऑफ पंज, जो पंज है जो ब्रेन का पार्ट है पंज, तो ब्रेन की जो पंज पार्ट है इसके दोनों तरफ जो न्यूक्लियाई होते हैं कॉक्लियर न्यूक्लियाई कहा जाता है, वहां पे पहुंच जाते हैं और फिर ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से फिर सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस तक जाते हैं और सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस के बाद ये इशू मोटर प्लस एफेरेंट फाइबर्स बैक, ये इसी तरह दोबारा यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में फिर जो ईयर्स है उनकी तरफ जो ब्रेन का जो फैसला है वहां पे फंस में हो जाता है और फिर ये थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन तक और फिर फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन तक भी जाता है।